समझते हैं। इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। क्या क्या? प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और ये जो बांटा गया वो किसके आधार पर बांटा गया है? ये साक्ष्य के आधार पर। और साक्ष्य कितने तरह के हैं तो हमको मालूम होना चाहिए। साक्ष्य 2 तरह के हैं। एक है लिखित साक्ष्य और दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। तो इतिहास को जानने के लिए जो साक्ष्य के आधार पर वो 2 प्रकार के क्या क्या है? एक लिखित साक्ष्य है और पुरातात्विक साक्ष्य है। तो प्रागैतिहासिक इतिहास के बारे में जो हमको जानकारी मिलता है वो किससे मिलता है? पुरातात्विक साक्ष्य से। प्रागैतिहासिक काल के बारे में जितना पूरा जानकारी है वो किससे है? पुरातात्विक जांच से। जैसे यहाँ पर पत्थर के औजार मिलेंगे, फिर चित्रकारी मिलेगा, तो सब क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य है। सिक्के, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? पुरातात्विक साक्ष्य के। लेकिन प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमें किसी भी तरह का लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। तो प्रागैतिहासिक काल ऐसे काल को कहते हैं जहाँ पुरातात्विक साक्ष्य तो मिला लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिला। तो ऐसे काल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो आदि ऐतिहासिक में पुरातात्विक सोर्स तो मिला ही है, साथ में लिखित साक्ष्य भी मिला है। लेकिन लिखित साक्ष्य के बारे में हमको ये याद रखना है कि लिखित साक्ष्य मिला तो है, लिखित साक्ष्य मिला, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका। तो ऐसे साक्ष्य को हम लोग क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। मतलब इतिहास का ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिलता है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो ऐसे काल को हम लोग क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलेगा ही, लिखित साक्ष्य भी मिलेगा, साथ में ये मिलेगा और साथ में पढ़ा भी जा सकेगा। तो ऐसे साक्ष्य को इतिहास कहते हैं। और तो ये हो गया कुछ बेसिक। तो याद रखना है कि पाषाण काल को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसको समझने के लिए क्या है कि इतिहास को हम 3 भाग में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और ये जो बांटने का आधार है वो क्या है? साक्ष्य एक लिखित है और दूसरा पुरातात्विक है। तो प्रागैतिहासिक काल का ऐसे काल को कहते हैं जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलता है लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। तो ऐसे काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें पुरातात्विक तो मिलता ही है, साथ में लिखित मिला लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो ऐसे काल को हम लोग क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल वैसे कहते हैं जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलेगा ही, क्योंकि वो तो मिल चुका है, लेकिन लिखित साक्ष्य मिला भी गया है और उसे पढ़ा भी गया है। तो ऐसे काल को हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको याद रख लेना है कि 1824 एडी में डॉक्टर प्राइम रोच एक अंग्रेज़ था। ये कौन था? एक अंग्रेज़ था। इन्होंने ही कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंगसुगर नामक स्थान पर प्रथम बार प्रागैतिहासिक पाषाण
उपकरण खोजे, जो कि क्या था, एक तो छुरा था और दूसरा तीर के फलक। तो 1824 ईडी में डॉक्टर प्राइम रोच ने, जो कि एक अंग्रेज थे, कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंगसुगर नामक स्थान पर प्रथम बार पाषाण उपकरण की खोज की। ये पाषाण उपकरण क्या थे? छुरा और तीर के फलक। प्रथम बार खोजा था, इसलिए इन्हें प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट 1853 ईडी जॉन इवास महोदय ने एमपी में नर्मदा नदी के तट पर टी नरसिंहपुर पर बड़ी संख्या में पाषाण उपकरण की खोज किए थे। तो हमको याद रखना कि 1853 ईडी में जॉन इवास महोदय ने एमपी में नर्मदा नदी के तट पर टी नरसिंहपुर नामक स्थान पर पाषाण उपकरण की खोज के। तीसरा 1863 ईडी रॉबर्ट ब्रूसफूड महोदय ने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ये कौन थे? ये एक भूवैज्ञानिक थे। इन्होंने ये तत्कालीन जियोलॉजिकल सर्वेक्षण के प्रमुख थे। तो 1863 ईडी में रॉबर्ट ब्रूसफूड, जो कि एक भूवैज्ञानिक थे और तत्कालीन जियोलॉजिकल सर्वेक्षण के प्रमुख थे, इन्होंने मद्रास के पल्लवरम में एक हैंडेक्स की खोज की। मद्रास के पल्लवरम में हैंडेक्स की खोज की। नेक्स्ट 1884 ईस्वी में विलियम किंग द्वारा अतिरम पक्कम, जो कि कर्नाटक में है, एक हैंडेक्स की इन्होंने भी खोज की थी। फिर 1938 ईस्वी में डी टेरा हुआ पीटरसन ने शिवालिक पहाड़ी में
पोतवार के पठार पर। पोतवार के पठार पर पाषाण उपकरण खोजे थे। खोज की थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नाम है। क्या क्या? तो डॉक्टर प्राइम रोज, जिन्होंने 1824 में कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंगसुगर नामक स्थान पर प्रथम बार पाषाण उपकरण खोजा था, जिसमें एक जो कि क्या था, छुरा और तीर के फलक। इन्हें ही प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। 1853 ईडी में जॉन इवांस महोदय ने एमपी में नर्मदा नदी के तट पर टी नरसिंहपुर में पाषाण उपकरण खोज किए। फिर 1863 ईडी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, जो कि एक भूवैज्ञानिक थे, ये तत्कालीन जियोलॉजिकल सर्वेक्षण के प्रमुख थे, इन्होंने मद्रास के पल्लवरम में हैंडेक्स की खोज की थी। फिर इनके बाद विलियम किंग महोदय ने 1884 ईस्वी में अतिरम पक्कम में भी एक हैंडेक्स की खोज की। और 1938 ईडी में द्वितीय व पीटरसन ने शिवालिक पहाड़ी में पोतवार के पठार में पाषाण उपकरण की खोज की। ये कुछ नाम है जो कि हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। पाषाण काल का जो समय काल है वो लगभग 5 लाख से लेकर 6000 इस वर्ष पूर्व तक है। 5 लाख से लेकर के 6000 पूर्व तक है। इसको पढ़ने की सुविधा के लिए 3 भाग में बांट देते हैं। 3 भाग। पहला कहते हैं पूरा पाषाण काल, दूसरा को मध्य पाषाण काल और तीसरा का नवपाषाण काल। इसका जो कालक्रम है पूरा पाषाण काल का, वो 5 लाख से 10,000 BC तक है। मध्य पाषाण काल का 10,000 से लेकर के 8,000 BC तक है। और नवपाषाण काल का 8,000 से लेकर के 6,000 BC तक है। तो क्योंकि अब देखा जाए पूरा पाषाण काल है वो लगभग 5 लाख से लेकर के 10,000 BC तक है। और 10,000 मध्य पाषाण काल 10,000 से 8,000 लगभग 2,000 साल तक। और नवपाषाण काल भी लगभग 2,000 साल है। तो पूरा पाषाण को इसलिए सुविधा के लिए इसे भी 3 भाग में बांट दिया गया है। इसे भी सुविधा के लिए 3 भाग में बांट दिया गया, जो कि पहला भाग को क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल या फिर निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल। फिर सेकेंड भाग को क्या कहा जाता है, मध्य पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और तीसरा भाग को क्या कहा जाता है, उच्च पूरा पाषाण काल। अब इसका कालक्रम का बात करें तो क्योंकि ये 5 लाख से 10,000 के बीच में ही तीनों का रहेगा, तो ये है 5 लाख से 50,000 BC तक। ये है 50,000 से लेकर 40,000 BC तक। और ये है 40,000 से लेकर 10,000 BC तक। तो पाषाण काल को पढ़ने की सुविधा के लिए 3 भाग में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसका कालक्रम लगभग 5 लाख से 10,000 BC, 10,000 से 8,000 BC और 8,000 से 6,000 BC। क्योंकि पूरा पाषाण काल एक लंबा काल है, तो इसी को पढ़ने के लिए इसको भी क्या किया गया है, 3 भाग में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल
और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का क्या है? 5 लाख से 50,000 BC। मध्य पूरा पाषाण काल का क्या है? 50,000 से 40,000 BC। और उच्च पूरा पाषाण काल का कितना है? 40,000 से 10,000 BC। तो ये जो कालक्रम बांटा हो गया, हर किताब में अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए इसमें कुछ चेंजिंग भी हो सकता है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है, निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल। सबसे पहले ये याद रखना है कि इसका जो कालक्रम है हम लोग जान रहे हैं, 5 लाख से 50,000 BC तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं? निम्न पूरा पाषाण काल। इसे कोर संस्कृति भी कहते हैं, इसे कोर संस्कृति भी कहते हैं। तो निम्न पूरा पाषाण को कोर संस्कृति, और मध्य पूरा पाषाण को फलक संस्कृति, और उच्च पूरा पाषाण काल को क्या बोलते हैं? ब्लेड संस्कृति कहते हैं। तो वो तीनों क्या होता है वो अभी हम आगे समझेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कोर संस्कृति भी कहते हैं। और इस समय जो औजार बनाने के लिए जो पत्थर का यूज किया जाता था वो कौन सा था? क्वार्टजाइट का था। इस समय जो पत्थर यूज किया जाता था वो क्या था? किसका था? क्वार्टजाइट का पत्थर का यूज किया जाता था। और जो औजार बनाए जाते थे वो क्वार्टजाइट पत्थर से जो औजार बनाए जाते थे वो कौन कौन से औजार थे? चापर, चापिंग और बिदारनी। ये जो तीनों औजार है, चापर, चापिंग और बिदारनी, ये नॉर्थ भारत में यूज किया गया था। और जो साउथ भारत में जो यूज किया था, साउथ इंडिया में, वो था आपका हैंडेक्स। ये कहाँ यूज किया गया था? साउथ इंडिया में। तो निम्न पूरा पाषाण काल में 5 लाख से 50,000 BC तक है। इसे कोर संस्कृति भी कहते हैं। इस समय जो पत्थर यूज किया जाता वह क्वार्टजाइट के थे, पत्थर थे। और पत्थर से जो औजार बनाया जाता था चापर, चापिंग और बिदारनी। और ये तो नॉर्थ इंडिया में यूज किया जाता था। साउथ इंडिया में जो मिला है वो कौन सा था? हैंडेक्स। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि कोर संस्कृति क्या है। तो कोर संस्कृति समझने के लिए पहले हमको ये समझना होगा कि ये कोर संस्कृति एक्चुअल में जो औजार बनाने की जो शैली था उसी को ही हम लोग कोर संस्कृति कहते थे, जो पत्थर का यूज किया। जैसे ये नदी है, मान लीजिए, नदी में क्या होता है? पत्थर नदी के साथ बह करके आते हैं। पत्थर क्या होगा? सब टकरा करके ये गोल बन जाएगा। पत्थर जो है, जो नदी में से बहते हुए आएगा, वो टकरा कर क्या हो जाएगा? गोल बन जाएगा। इस गोल पत्थर को ही हम लोग क्या कहते हैं? पेबुल कहते हैं। ये गोल पत्थर को हम लोग क्या कहते हैं? पेबुल कहते हैं, या गोलास्म भी कहते हैं। जो पत्थर नदियों में बह करके आता है, टकरा करके गोल हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेबुल कहते हैं, या फिर गोलास्म कहते हैं। अब क्या होता है कि इस पत्थर को पटक करके तोड़ा जाता है। तो इसका ये किनारे वाला भाग जो टूट करके अलग होता है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं? फलक। और वो पत्थर से जो औजार बनाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। और इस पत्थर से जो इस विधि के द्वारा इससे जो औजार जिस समय ये औजार बनाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फलक संस्कृति कहते हैं। और ये जो बीच वाला भाग बच जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोर। और इसी का उपयोग हम लोग को निम्न पूरा पाषाण काल में किया जाता है। इस जो बीच वाला पत्थर है जिसका उपयोग ऐसे औजार बनाने में किया जाता है जिसको मारने या ऐथी करने में किया जाता है। तो ऐसे निम्न पूरा पाषाण काल में इसी बीच वाला ही पत्थर का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोर संस्कृति कहते हैं।
तो जो ये पत्थर से, जो बीच वाला पत्थर के बीच वाला हिस्सा से जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोर संस्कृति में बनाया गया है। और जिस समय ये जो किनारे वाले पत्थर से बनाया गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, फलक संस्कृति कहते हैं। तो अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं चापर। चापर जो औजार था वो किस तरह का औजार था। चापर का जो बनावट होता था वो कुछ इस तरह का था, जो एक तरफ इस तरह के औजार को चापर कहा जाता था। चापिंग, चापिंग जो है वो इस तरह का था। इस तरह का औजार को हम लोग चापिंग कहते थे। ये सब कहाँ किधर यूज किया जाता था, नॉर्थ इंडिया में। फिर विदारनी, विदारनी जो औजार था वो कुछ इस तरह का था। इस तरह के औजार को हम लोग विदारनी कहते थे। तो ये जो तीनों औजार है उसको क्या कहा जाता था, कि किधर यूज किया जाता था, नॉर्थ इंडिया में। और औजार उपकरण के आधार पर भी निम्न पूरा पाषाण को बांटा गया है, जिसमें एक था चॉपर चापिंग जो कि नॉर्थ इंडिया में यूज किया जाता था, दूसरा था हैंडेक्स। हैंडेक्स ये कहाँ पे यूज किया जाता था, साउथ इंडिया में। तो चापर चापिंग कहाँ पे यूज किया जाता था, नॉर्थ इंडिया में। और हैंडेक्स कहाँ यूज किया जाता था, साउथ इंडिया में। और ये जो हैंडेक्स है, हैंडेक्स कुछ इस तरह का बना हुआ रहता था। इसे हैंडेक्स कहा जाता था। और जहाँ पर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों, जहाँ पर मतलब कहने का मतलब है कि चापर चापिंग और साउथ इंडिया की हैंडेक्स दोनों मिले, उससे हम चौहतरा में ये दोनों तरह का औजार मिला। ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो चापर चापिंग, बेदारनी ये सब कहाँ मिला, नॉर्थ इंडिया में। हैंडेक्स कहाँ मिला, साउथ इंडिया में। और जहाँ पर क्या बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का मिक्सचर भी इसे कहा जाता है, कहाँ, चौहतरा। ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। अब हम लोग नॉर्थ इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण स्थल, निम्न पूरा पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल को देखते हैं, कहाँ कहाँ से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट मिला है। जैसे महाराष्ट्र के नेवासा में, महाराष्ट्र में कहाँ पे मिला है, नेवासा में निम्न पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं। फिर राजस्थान के मरुभूमि डिंडवाना में, ये सब जगह से उच्च पूरा पाषाण के उपकरण मिले हैं। फिर कश्मीर में 2 जगह से मिले, कश्मीर में 2 जगह से, ये दोनों नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक पोतवार के पठार से, दूसरा लिद्दर नदी घाटी से। फिर यूपी में बेलन नदी घाटी से। तो इन जगह से
आपका उच्च पूरा पाषाण पूरा पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। इसके बारे में कुछ और खासियत देख लेते हैं। यहाँ इस समय कृषि की जानकारी नहीं थी, कृषि की जानकारी नहीं थी। लोग अपने जीवा के लिए जीवन जीने के लिए पशुओं का शिकार, मछली पकड़ना या कंदमूल पर ही आश्रित थे। उसमें कृषि निम्न पूरा पाषाण काल में कृषि का ज्ञान नहीं था। लोग अपनी जीविका के लिए पशुओं का शिकार करना या पकड़ना, दूसरा मछली पकड़ना, तीसरा कंदमूल पर आश्रित थे। ये खाद्य संग्राहक कहने का मतलब है कि वे खाद को मतलब उपज नहीं करते थे, ये खोजते थे, उठाते थे, कंदमूल उस पर डिपेंड करते थे। ये खाद्य उत्पादक नहीं थे। इस समय आग का ज्ञान था, लेकिन उपयोग कैसे करना है इसकी जानकारी नहीं थी। फिर आपका चापर चापिंग की खोज D.N. वाडिया ने किया था। चापर चापिंग की खोज D.N. वाडिया ने किया था। और हेंडेक्स की खोज हम लोग देख चुके हैं, रॉबर्ट ब्रूस फूड ने। और ये कहाँ किया था? पल्लवरम में। और विलियम किंग ने ये कब किए थे? 1863 में। और विलियम किंग ने ये अतिरम पक्करम में किया था। कब? 1884 ईस्वी में। तो कुछ महत्वपूर्ण स्थल हमको याद रखना है। महाराष्ट्र का नेवासा, फिर राजस्थान का डिंडवाना, कश्मीर में पोतवार के पठार और निद्दर नदी घाटी, यूपी में बेलन नदी घाटी। ये सब कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से हमें निम्न पूरा पाषाण काल के औजार उपकरण प्राप्त हुए। निम्न पूरा पाषाण में कृषि का तो ज्ञान नहीं था। पशुओं का शिकार, अपने जीविका चलाने के लिए पशुओं का शिकार करना या पकड़ना, मछली पकड़ना या कंदमूल पर आश्रित थे। वे खाद्य संग्राहक थे, मतलब वो चून बीन करके ही यूज करते थे, वो खाद का या पेड़ पौधे से तोड़कर, लेकिन वो खाद का उत्पादक नहीं थे। आग का इस समय ज्ञान था, लेकिन उपयोग करना नहीं जानते थे। चापर चापिंग की खोज, जो उपकरण चापर चापिंग था, उसे खोज D.N. वाडिया ने किया था 1884। D.N. वाडिया ने किया था। हेंडेक्स की खोज रॉबर्ट ब्रूस फूड ने और विलियम किंग ने 1884 ईस्वी में किया था। तो ये उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल, जैसा कि वो कोर संस्कृति था, उसी तरह से सबसे पहले ये इसका जो कालक्रम है वो 50,000 से लेकर के 40,000 BC तक है। इस समय वो उच्च पूरा पाषाण काल को हम लोग कोर संस्कृति कहते थे। इसको हम लोग फलक संस्कृति कहते हैं। फलक हम लोग बताए थे
कि नदी से बह करके जो पत्थर नदी के घाटी के किनारे जो बहता है उसे हम लोग पेबुल कहते हैं। पेबुल को जब हम पटक पटक करके तोड़ता था तो जो किनारे वाला जो पत्थर बच जाता था, पत्थर जो छिलका टाइप में निकलता था, उसे ही हम लोग फलक कहते थे। और इस समय जो मध्यपुरा पाषाण में जो औजार बनाने का टेक्निक था वो इसी फलक से ही बनाया जाता था। और एक बात याद रखना कि मध्यपुरा पाषाण की खोज HD संकालिया ने किया था। HD संकालिया ने मध्यपुरा पाषाण काल का खोज किया था। इस समय जो पत्थर यूज किए जाते थे, क्वार्टजाइट जो पहले यूज किया जाता था वो तो रहेगा ही, क्वार्टजाइट पत्थर तो रहेगा, साथ में इसमें फ्लिंट, चार्ट और जिस्पर। मध्यपुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर जो कि उच्चपुरा पाषाण काल का पत्थर था उसका तो यूज होता ही है, साथ में इस समय नए पत्थर भी आ गए। कौन कौन? फ्लिंट, चार्ट, जिस्पर। और इससे जो औजार बनाया जाता था फलक संस्कृति में, क्वार्टजाइट, फ्लिंट, चार्ट और जिस्पर के पत्थर से जो औजार बनाया जाता था वो पत्थर थे खुरचनी, बेधनी और तक्षनी। खुरचनी जो है कुछ इस तरह का दिखता था, ये शेप में था। इस तरह के औजार को खुरचनी कहा जाता था, जिसका उपयोग मध्यपुरा पाषाण में किया जाता था। बेधनी जो था इसे बेधनी कहा जाता था, जिसका और तक्षनी तो ये तक्षनी था। ये तीन इस तरह का औजार जो पत्थर से बनाया जाता था वो क्वार्टजाइट पत्थर, फ्लिंट, चार्ट, जिस्पर के थे। और ये कब यूज किया जाता था? मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल का समय काल क्या था? 50,000 BC से लेकर के 40,000 BC तक। और इसी संस्कृति को हम लोग फलक संस्कृति कहते थे। इस समय जो महत्वपूर्ण स्थल है वो 3 ही है, ज़्यादा स्थल इसके बारे में नहीं पढ़ना है। और उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो परवरा नदी के तट पर नवासा स्थल, जो कि कहाँ पर था? परवरा नदी के तट पर। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो ये किस लिए फेमस है? तो यहाँ पर उपकरण मिले हैं कब के? मध्यपुरा पाषाण काल के। इसे ही मध्यपुरा पाषाण का प्रारूप स्थल भी कहा जाता है। प्रारूप स्थल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मध्यपुरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल कौन है, तो मध्यपुरा पाषाण का प्रारूप स्थल कौन है? तो नवासा है। दूसरा जो है चिरकी, दूसरा चिरकी। और तीसरा क्या है? हथनोरा। यहाँ पर हथनोरा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त हुआ था। मानव कंकाल। तो ये हो गया मध्यपुरा पाषाण। मध्यपुरा पाषाण के बारे में कुछ है। ये 50,000 BC से लेकर के 40,000 BC है। इसे फलक संस्कृति कहते हैं। फलक संस्कृति कहने का मतलब है जो नदी में बह करके जो पत्थर आता है उसको हम लोग पेबुल कहते हैं। पेबुल को जब पटक पटक के जो किनारे वाला
पत्थर जो निकल के अलग हो जाता है उसे हम लोग फलक कहते हैं, और उसी फलक के मदद से इस समय उपकरण बनाया जाता था। अब बीच वाला पार्ट जो बच जाता है उसको हम लोग कोर कहते हैं, और इससे उपकरण बनाने का उपयोग उच्च पुरापाषाण काल में होता था। इस समय जो पत्थर यूज किए जाते थे वो क्वार्ट्जाइट जो उच्च पुरापाषाण थे वो तो था ही, साथ में फ्लिंट, चार्ट और जिस्पर जो के पत्थर भी किए जाने लगे। इस समय जो औजार बनाया गया वो खुरचनी, बेधनी, तक्षनी था। खुरचनी कुछ इस तरह से दिखता था, बेधनी ये और तक्षनी ये। इस समय कुछ महत्वपूर्ण स्थल 3 ही थे, नवासा, चिरकी और हथनोरा। नवासा कहाँ था? परवरा नदी महाराष्ट्र में, और नवासा को ही मध्य पुरापाषाण का प्रारूप स्थल कहा जाता था ये। और दूसरा याद रखना है हथनोरा। हथनोरा कहाँ पे था? यहाँ से क्या मिला था? मानव कंकाल मिला था। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, उच्च पुरापाषाण काल। तो उच्च पुरापाषाण काल इसका कालक्रम 40,000 BC से लेकर 10,000 BC तक का था। इसे ब्लेड संस्कृति कहा जाता था। इसे ब्लेड संस्कृति कहा जाता था। और इस समय वही पत्थर के यूज किए जाते थे जो उच्च मध्य पुरापाषाण में किया जाता था, जैसे क्वार्ट्जाइट, फ्लिंट, जिस्पर, चार्ट, जिस्पर, ये वही पत्थर यूज किया जाता। और इस समय जो औजार बनाए जाते थे वो भी वही थे जो उच्च मध्य पुरापाषाण काल में थे। उच्च पुरापाषाण का खासियत ये था कि इससे पहले जो दोनों पुरापाषाण काल था, कौन कौन? निम्न पुरापाषाण काल या मध्य पुरापाषाण काल, ये दोनों युग जो थे वो हिम युग में ही थे। इस समय क्या हुआ था? हिम युग का समाप्ति हुआ था, तो इसलिए ये युग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है, इसमें 2 खासियत है। क्या? एक, होमोसेपियंस का उदय। इस युग में क्या हुआ था? होमोसेपियंस का उदय होता है। दूसरा, यहाँ हिम युग की समाप्ति होती है। हिम युग की समाप्ति होती है। और होमोसेपियंस के उदय का 2 साक्ष्य हैं, 2 थी हैं। वो क्या है? एक, पहला चित्रकारी, दूसरा नक्काशी। तो हमको याद रखना है कि चित्रकारी के साक्ष्य जो मिला था वो कहाँ से मिला था? भीमबेटका से। भीमबेटका से मिला था, भीमबेटका की गुफा के दीवारों से मिला था। और ये लगभग ये जो इसका लंबाई था वो 1 से 2 मीटर का था। वो जो चित्र थे उसकी लंबाई कितना था? 1 से 2 मीटर के लंबाई थे। इसमें किसके अधिक मिले थे? हिरण का, बारहसिंगा का, भालू का। आई चित्रकारी में ऐसा दिखाया गया है कि लोगों को बताया गया कि इनसे जानवरों से डरते थे, इसके बारे में ऐसा चित्र बनाया गया था। ये जो चित्र थे वो हरे व गहरे लाल रंग के थे। ये जो चित्र बनाए जाते थे वह हरे व गहरे लाल रंग का उपयोग किया जाता था। और यहाँ याद रखना है कि भीमबेटका की खोज वाकानकर ने की थी। भीमबेटका की खोज, जो कि भीमबेटका कहाँ पर है? MP के
रायसेन जिला में। एमपी के रायसेन जिला में भीमबेटका की गुफा अवस्थित है। दूसरा नकाशी। नकाशी का जो सबसे पहले साक्ष्य मिला था वो बेलन नदी घाटी में। बेलन नदी घाटी में लोहदा नाले में, बेलन नदी घाटी के तट पर लोहदा नाले के पास अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। मातृ देवी की मूर्ति मिली। तो ये खत्म हो गया। उच्च पुरा पाषाण काल याद रखना है कि 40,000 से लेकर 10,000 BC तक था। इस समय इसे ब्लेड संस्कृति भी कहते हैं। इसमें वही पत्थर और पत्थर से वही औजार यूज किए जाते थे जो मध्य पुरा पाषाण काल के थे। इस समय की खासियत क्या है, इसमें होमो सेपियंस का उदय होता है और हिमयुग की समाप्ति होती है। हिमयुग की समाप्ति, होमो सेपियंस के उदय के जो साक्ष्य है इसका कैसे पता चलता है, तो इस समय हमें चित्रकारी भी मिलती है और नक्काशी भी मिलती है। चित्रकारी का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है, तो भीमबेटका की गुफा से के दीवारों से मिला है, जिसकी लंबाई चित्र की कितना था, 1 से 2 मीटर। इसमें हिरन, बारहसिंगा, भालू जैसे जानवरों को चित्र दिखाया गया था। और इन चित्रकारों में इंसानों मतलब होमो से जो उस समय मनुष्य थे उनको डरते हुए दिखाया गया है इन जानवरों से। और इनमें जो कलर का यूज किया गया है वो कौन कौन कलर था, हरे व गहरे लाल। और भीमबेटका गुफा की खोज किसने किया था, वांकानेकर ने किया था। कब, कहाँ, ये भीमबेटका की गुफा कहाँ है, एमपी के रायसेन जिला में। एमपी के रायसेन जिला में नक्काशी का साक्ष्य जो मिला है वो बेलन नदी घाटी पर स्थित लोहदा नाले के पास अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो यहाँ जो पहला चैप्टर था, पहला टॉपिक था निम्न पाषाण काल का, वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं आदि ऐतिहासिक काल में, मध्य पाषाण काल में।